हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल साइंस के पार्ट बायोलॉजी से। टॉपिक जो हमारा चल रहा है जड़ या रूट। जड़, रूट, मूल। जनरल साइंस जो कि आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में फॉलो होने वाली है, चाहे वह रीट हो, चाहे वह कांस्टेबल हो, चाहे वह एसआई परीक्षा हो, क्योंकि अब सभी एग्जाम्स के अंदर जनरल साइंस जो है वो एक कंपलसरी सब्जेक्ट कर दिया गया है। तो आप किसी भी परीक्षा में प्रविष्ट हो रहे हैं तो उसमें जनरल साइंस आपके फॉलो होगी ही होगी। और टॉपिक जो अपने जनरल साइंस से रिलेटेड पढ़ रहे हैं वो था जड़ या रूट। हाल फिलहाल रीट लेवल 2 और पटवार का एग्ज़ाम जो है वो नज़दीक है, तो उसी को लेकर मेरे वीडियो जो है वो चल रहे हैं। तो जड़ और रूट, जिसका एक वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहाँ से आप पहले वो वीडियो देख लें, फिर आप इस वीडियो को देखें तो आपको बेटर क्लियर होगा ये टॉपिक। आज जो पार्ट हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं, जड़ के रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। अब होता क्या है, जड़ जो है वो कई रूपों में बदल जाती है। जैसे गाजर है, गाजर जड़ है, मूली जड़ है, शलगम भी जड़ है, अदरक भी जड़ है। तो ये कई अलग अलग रूपों में रूपांतरित हो जाती है। वही रूपांतरण हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि जड़ किन किन रूपों में बदलती है। और टॉपिक डिस्कस करने से पहले सब्सक्राइब कर दें हमारे यूट्यूब चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही हमारे द्वारा कोई वीडियो अपलोड होता है, रेगुलरली वीडियो अपलोड हो रहे हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन ऑन कर दें, ताकि आप उन वीडियो को मिस न करें और रेगुलर आप हमारे साथ जुड़े रहें। आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवाया जाएगा और आप यूट्यूब पर हमारे चैनल को शशि सिडाना नाम से भी सर्च कर सकते हैं। साथियों, एक बड़ी खबर कि कल मेरे द्वारा मैथ का शेड्यूल भी जारी कर दिया जाएगा रीट लेवल 2 के लिए। रीट लेवल 2 के स्टूडेंट्स के लिए कल मैथ का शेड्यूल जो है वो हम जारी करने वाले हैं। तो टेस्ट सीरीज में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स यदि आप जोड़ सकते हैं तो उन्हें जोड़ें, ताकि आपको अपना जो एक्चुअल पोजीशन है वो पता लग सके कि आप किस पोजीशन पर स्टैंड कर रहे हैं। तो चलते हैं अब आज के हमारे टॉपिक की ओर, जड़ के रूपांतरण, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मूसला मूल के रूपांतरण, टैप रूट, मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। मूसला मूल क्या थी? तो हमने बात की थी कि बीज जो है, ये बीज जब अंकुरित होता है, माना ये कोई बीज है, ये जब अंकुरित होता है तो इससे दो संरचनाएं निकलती हैं। एक तो परांकुर, जिससे पर्रोव विकसित होता है, और एक मूलांकुर, जिससे मूल का विकास होता है, जड़ का विकास होता है। अगर वो जड़ इसी मूलांकुर से ही विकसित हो रही है तो ऐसी जड़ को हम मूसला मूल, टैप रूट, मूसला जड़ कहते हैं। और कुछ केसेस में क्या होता है, एक बीजपत्री पादपों में ये मूलांकुर जो होता है बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है, तो पौधे के किसी अन्य भाग से रेशेनुमा जड़ें जो हैं वो निकलनी शुरू हो जाती हैं। रेशेनुमा जड़ें निकलनी शुरू हो जाती हैं, उन्हें हम अपस्थानिक मूल कहते हैं। एडवेंटिटियस रूट, अपस्थानिक मूल, ये दोनों बातें हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो पहले पिछला वीडियो देख ले, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं मूसला मूल के रूपांतरण। मूसला मूल का रूपांतरण किस किस रूप में होता है वो देखें। तो मूसला मूल जो है वो मोस्टली रूपांतरित होती है खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए। खाद्य पदार्थों के भंडारण बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूसला मूल का रूपांतरण किस लिए होता है? खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए होता है, स्वांगीकरण के लिए होता है, अधिशोषण के लिए होता है, या तने को मजबूती देने के लिए होता है। तो मूसला मूल का जो रूपांतरण होता है वो खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए होता है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपके पास। मूसला मूल का रूपांतरण का मुख्य उद्देश्य है खाद्य पदार्थों का भंडारण करना, स्टोरेज करना, खाद्य पदार्थों को, फूड सब्सटेंसेस को। तो खाद्य पदार्थों का भंडारण करने के लिए मूसला मूल जो है वो रूपांतरित होती है। किन किन रूपों में रूपांतरित होती है वो देखें। तो नंबर 1, शंकुरूपी।
तो मूसला मूल जो है वो शंकु के रूप में रूपांतरित हो जाती है। कोनिकल शेप, कोनिकल रूट बोलते हैं इसको, कोनिकल रूट, शंकु रूपी। दूसरा तर्कु रूपी, तर्कु रूपी, तर्कु रूपी यानी फ्यूजिफॉर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग डिस्कस कर रहे हैं, फ्यूजिफॉर्म। नंबर 3, तीसरा रूप आता है कुंभी रूपी। कुंभी रूपी यानी नेपिफॉर्म, नेपिफॉर्म। और चौथा और अंतिम रूप आता है गांठदार। तो मूसला मूल में ये 4 रूप होते हैं, शंकु रूपी, तर्कु रूपी, कुंभी रूपी और गांठदार या कंदिल बोलते हैं। गांठदार या कंदिल यानी ट्यूबरस, गांठदार भी कह देते हैं और कुछ बुक्स में कंदिल भी कहा हुआ है, ट्यूबरस। तो ये 4 रूप जो होते हैं मूसला मूल का रूपांतरण इन 4 रूपों में होता है। कोनिकल में क्या होता है, कोनिकल में जो आधार भाग होता है, जो जहाँ से मूल लगी होती है, आधार भाग मतलब जहाँ से मूल लगी हुई है, वो भाग जो होता है वो चौड़ा होता है और आधार भाग चौड़ा होता है और उसका जो अगला सिरा होता है वो थोड़ा पतला, अगला सिरा थोड़ा पतला और संकरा होता है। बिल्कुल जैसे ये देखें अपने, तो जैसे ये आधार भाग थोड़ा चौड़ा है यूं, और इसका जो अगला सिरा होता जाएगा वो संकरा होता जाएगा, वो संकरा होता जाएगा, बिल्कुल ऐसे पतला होता जाएगा। ये शंकु रूपी शेप बनती है इस तरह से, ये शंकु रूपी शेप है। ऊपर का भाग थोड़ा चौड़ा और नीचे का भाग बिल्कुल पतला होता जाता है, जैसा कि गाजर में। तो शंकु रूपी शेप ये होती है। शंकु जैसी, शंकु आप सबने मैथ से शंकु अपने यूं बनाते हैं शंकु, तो ये शंकु की संरचना है। तो सेम ऐसी ही वो जड़ होती है, ऊपर का भाग चौड़ा होता है, आधार भाग चौड़ा होता है और नीचे बिल्कुल संकरा यानी पतला होता जाता है। शंकु की संरचना वो ले लेती है जैसे गाजर। अब चले तर्कु रूप में। तर्कु रूप में क्या होगा, बीच का भाग थोड़ा फूला हुआ होता है, अगला भाग भी थोड़ा पतला, अगला भाग थोड़ा पतला, बीच का भाग फूला हुआ और निचले वाला भाग भी थोड़ा पतला होता है इस तरह से। ऊपर वाला भाग भी पतला, लेकिन जो बीच का भाग होगा वो फूला हुआ होगा इस तरह से। तो यूं ऐसे इस शेप में आएगी। थोड़ा सा ऊपर वाला भाग थोड़ा पतला होता है, तो ये स्ट्रक्चर लगभग उसकी बनती है। ऊपर का और नीचे का भाग थोड़ा पतला होता है और बीच का भाग थोड़ा फूला हुआ होता है, जैसा कि मूली में। तो मूली जो होती है वो तर्कु रूपी संरचना लिए होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाजर, गाजर मूसला मूल का रूपांतरण है, शंकु रूपी, तर्कु रूपी, कुंभी रूपी, गांठदार। तो गाजर जो है वो शंकु रूपी है। मूली, मूली जो है वो तर्कु रूपी है, मूली जो है वो तर्कु रूपी रूपांतरण है। मध्य भाग फूला हुआ और ऊपर और नीचे का सिरा पतला होता है। मध्य भाग फूला हुआ, ऊपर और नीचे का सिरा पतला होता है। अब आता है कुंभी रूपी। कुंभी रूपी में क्या होगा, ऊपर का भाग गोल होगा, बिल्कुल लट्टू जैसा, जैसे लट्टू होता है उसी शेप में ऊपर का भाग बिल्कुल गोल होता है और इस लट्टू के बिल्कुल जो नीचे का हिस्सा होता है वो बिल्कुल पतला धागे नुमा होता है इस तरह से। तो ये कुंभी रूपी रूपांतरण है। ऊपर का भाग जो होता है वो लट्टू जैसा होता है और नीचे का भाग धागे जैसा बिल्कुल पतला हो जाता है, जैसा कि शलगम में। तो शलगम जो है वो कुंभी रूपी, शलगम कुंभी रूपी मूसला मूल का रूपांतरण है। कुंभी रूपी रूपांतरण है मूसला मूल का। तो ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तर्कु रूपी मूली है, शंकु रूपी गाजर है, कुंभी रूपी शलगम है। अब बात है गांठदार। गांठदार में कोई निश्चित आकृति नहीं होती, जैसे इनमें हमने पढ़ा ऊपर चौड़ी नीचे से पतली, इसमें बीच का भाग फूला हुआ, ऊपर नीचे पतला। शलगम में ऊपर, कुंभी रूपी में ऊपर लट्टू जैसा, नीचे बिल्कुल धागे जैसी संरचना। लेकिन इसमें कोई भी निश्चित आकृति नहीं होती, निश्चित आकृति नहीं।
निश्चित आकृति नहीं होती। विशेषता होती है इसकी कि ये मोटी होती है और मांसल होती है, मोटी और मांसल, मोटी व मांसल। तो निश्चित आकृति इसमें नहीं होती, मोटी और मांसल होती है, इस तरह से फुली हुई गांठ जैसी, यूं ऐसे मोटी मांसल। फोर ओक्लोक पादप, फोर ओक्लोक प्लांट जो होता है मिराबिलिस जलापा, फोर ओक्लोक प्लांट, उसकी जो जड़ें होती हैं वो गांठदार कंदील जड़ें होती हैं। फोर ओक्लोक प्लांट, फोर ओक्लोक विशेषता आएगी आगे जब आप लोग जेनेटिक्स करेंगे तो उसमें ये फोर ओक्लोक प्लांट विशेषता आती है। तो वहाँ अपने जेनेटिक्स के अंदर भी इसको डिस्कस करेंगे। जेनेटिक्स टॉपिक मैं करवाऊंगा, रीट में तो आपके नहीं है लेकिन पटवार में आपके वो इंक्लूड है, तो जेनेटिक्स वाला पार्ट भी हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें ये फोर ओक्लोक प्लांट वापस आएगा, तब वहाँ एक बार फिर डिस्कस करेंगे इसको। तो मूसला मूल जो है वो खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए रूपांतरित होती है कितने रूपों में? 4 रूपों में। शंकुरूपी, शंकुरूपी यानी कोनिकल, गाजर रूपांतरण है शंकुरूपी का। तर्कुरूपी, तर्कुरूपी में क्या होता है? ऊपर नीचे का भाग पतला, बीच का भाग फुला हुआ। मूली उदाहरण है तर्कुरूपी का। कुंभी रूपी में ऊपर का भाग लट्टू जैसा, उसके बिल्कुल नीचे धागे नुमा संरचना। शलगम उदाहरण है कुंभी रूपी का। और गांठदार में क्या होता है? कोई निश्चित आकृति नहीं होती। अब आती है अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण। अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये सारी तो बनी है मूलांकुर से, ये तो सारी मूलांकुर से बनी है, क्लियर। लेकिन जो अपस्थानिक होगी उसमें मूलांकुर तो नष्ट हो जाता है, उसके बाद ये जड़ें जो होती है वातावरण के अनुरूप अपने आप को रूपांतरित कर लेती है। जैसा इनको इन्वायरमेंट मिलता है वैसा ही ये अपने आप को रूपांतरित कर लेती हैं। तो ये अपस्थानिक मूल में रूपांतरण जो है वो एक टॉपिक है जिसमें हम कई कारण देखेंगे हम कि अपस्थानिक जो रूट है वो किन किन कारणों से रूपांतरित होती है, जिसमें हम कुछ मेन अगर देखें तो यही खाद्य पदार्थों में, खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए एक तो उदाहरण यही है इसका, जो इसका था खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक आपको बताऊंगा तो उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैटर साथ साथ तैयार रखें। खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए अपस्थानिक जड़ें रूपांतरित होती हैं। दूसरा स्वांगीकारी जड़ें भी होती हैं। ये स्वांगीकारी यानी श्वसन की क्रिया, श्वसन हेतु रूपांतरित होती हैं। ये प्रकाश संश्लेषण हेतु, स्वांगीकारी यानी भोजन के निर्माण हेतु, स्वांगीकारी एसिमिलेशन के लिए प्रकाश संश्लेषण वाली जड़ें, जैसे सिंघाड़े की जो जड़ होती है वो हरी होती है, उसमें हरित लवक पाया जाता है, तो स्वांगीकारी जड़ होती है वो, स्वांगीकारी या स्वांगीकारक। फिर श्वसन के लिए भी ये रूपांतरित होती है, प्रकाश संश्लेषण के लिए भी रूपांतरित होती है, श्वसन के लिए भी रूपांतरित होती है। खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए, श्वसन के लिए। तो श्वसन के लिए जैसा कि न्यूमेटोफोर होता है, दलदली भूमि के अंदर जो मैंग्रोव वनस्पति लगती है, तो उसके लिए भी ये जड़ें जो है अपने आप को रूपांतरित कर लेती हैं। ऐसे ही श्वसन के अलावा आप लोग देख सकते हैं जैसे वायुमंडलीय आर्द्रता को ग्रहण करने के लिए, आर्द्रता अवशोषण के लिए, वायुमंडलीय नमी के अवशोषण के लिए जो अधिपादप होते हैं, एपीफाइट होते हैं, उनमें ऐसी जड़ें होती हैं एपीफाइट्स के अंदर। जैसे ऑर्किड की जड़ होती है वो आर्द्रताग्राही जड़ होती है, तो आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा ऑर्किड जो जड़ होती है वो आर्द्रताग्राही होती है, तो आर्द्रता ग्रहण करने के लिए। ऐसे ही परपोषी से पोषण प्राप्त करने के लिए, परपोषी से पोषण चूसने के लिए चूषक जड़ें जो होती हैं, परपोषी से पोषण चूसने के लिए चूषक जड़ें बनती है। चूषक जड़ जैसे अमरबेल की जड़ है, चूषक जड़ है, तो वो उत्तकों में घुस जाती है पादप के, और पादप से वहाँ जो भी है उसके वृद्धि के लिए उसको चाहिए वो वहाँ से चूस लेती है। तो परपोषी से पोषण चूसने के लिए भी अमरबेल की जो जड़ है वो चूषक जड़ का उदाहरण बनती है वहाँ। इसके अलावा जो तना होता है उसको भी मजबूती प्रदान करने के लिए रूपांतरित हो जाती है। जैसे बरगद की जड़ें, बरगद में आपने देखा होगा मजबूती प्रदान करने के लिए बरगद की जड़ें वापस ऊपर से फिर वो नीचे घुस जाती है, अपस्थानिक जड़ें होती हैं, वापस जमीन के अंदर घुस जाती है मजबूती प्रदान करने के लिए, तो शाखाओं से निकलती हैं वो बरगद की जड़ें।
और ज़मीन में चली जाती हैं और बरगद को मजबूती प्रदान करती हैं। तो ये मेन रीज़न होते हैं अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरण के। एक तो खाद्य पदार्थों का भंडारण, दूसरी स्वांगीकारी, तीसरी श्वसन के लिए, चौथी आर्द्रताग्राही, फिर पांचवी चूषक जड़ें और छठी मजबूती प्रदान करने के लिए। अब इसमें भी कौन कौन से प्रकार है वो देखें। सबसे पहले हम आज डिस्कस करने वाले खाद्य पदार्थों और स्वांगीकारी को, और फिर कल के वीडियो में हम लोग श्वसन, आर्द्रताग्राही, चूषक जड़ और मजबूती प्रदान करने वाली जड़ इनको डिस्कस करने वाले हैं। तो अब देखें हम खाद्य पदार्थों का भंडारण अपस्थानिक मूल में। यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है, और क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा कि क्या क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। अभी आपको क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले तो खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए देखें कौन कौन सी जड़ होती है। खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए, तो खाद्य पदार्थ का भंडारण, खाद्य पदार्थ का भंडारण, तो इसमें भी ट्यूबरस आती है, कंदील आती है, कंदील ये गांठदार कंदील जड़, ट्यूबरस रूट, जिसे हम लोग गांठदार जड़ भी कहते हैं, कंदील जड़। तो इसमें क्या होगा, कंदील जड़ के अंदर सेम वही, लेकिन इसमें विशेषता रहेगी जड़ बनेगी कैसे। तना जो होता है वो लेटा हुआ होता है, लेटे हुए तने से निकलती है ये, तना लेटा हुआ होता है, और इसकी जो परव संधियाँ होती हैं, ये जो परव संधियाँ होती हैं, इन परव संधियों से जड़ें निकल जाती हैं, इन परव संधियों से जड़ें निकल जाती हैं। इस तरह की परव संधियों से जड़ें निकलती हैं इसमें। तो ये लेटे हुए तने की परव संधियों से निकलने वाली जड़ें होती है कंदील जड़ें। क्योंकि इसमें हमने पढ़ा था कि मूलांकुर तो नष्ट हो जाता है और पौधे के किसी अन्य भाग से निकलती हैं। तो ये लेटे हुए तने की परव संधियों से निकलती है कंदील जड़ें। शकरकंद उदाहरण है इसका, अपस्थानिक कंदील जड़ का उदाहरण है शकरकंद। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा, देखो आपके पास, निम्न में से कौन सी जड़ अपस्थानिक जड़ है। गाजर, मूली, शलगम, शकरकंद। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए। गाजर, मूली, शलगम और शकरकंद कौन से अपस्थानिक है। शकरकंद अपस्थानिक जड़ का एग्जाम्पल है। नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को विशेष करके कि अपस्थानिक जड़ का उदाहरण कौन सा है। तो शकरकंद जो है वो अपस्थानिक जड़ है। उसके बाद आती है दूसरी जड़ जो आती है वो आती है गुच्छिल या गुच्छिल भी कह सकते हैं और गुच्छित भी कह सकते हैं। गुच्छिल जड़ या गुच्छित जड़, गुच्छिल जड़ या गुच्छित जड़, फैसिकुलेटेड बोलते हैं, गुच्छिल या गुच्छित जड़, चाहे गुच्छिल बोल दो चाहे गुच्छित बोल दो, फैसिकुलेटेड जड़। इसमें क्या होता है, फैसिकुलेटेड में क्या होगा, स्तंभ जो है, तना जो है, उसके एक बिंदु, जैसे ये मान लो तना है तो इसका ये एक पॉइंट हो गया, इस एक पॉइंट से जो जड़ों का गुच्छा बन जाएगा इस तरह से, बिल्कुल गुच्छे के रूप में लगेंगी ये जड़ें, ऐसे ये गुच्छा बन जाएगा जड़ों का इस तरह से। तो इसलिए इन्हें गुच्छित जड़ें बोलते हैं। जड़ों का गुच्छा बनता है, डहेलिया के अंदर ऐसी जड़ें होती है, गुच्छिल जड़ें डहेलिया के अंदर। गुच्छित जड़ जो होते हैं डहेलिया, गुड याद रख लेना, गुड यानी गु यानी गुच्छिल या गुच्छित जड़ें किसके अंदर है, डहेलिया के अंदर, गुड। उसके बाद आता है ग्रंथिल, तीसरी आती है ग्रंथिल जड़ें। ग्रंथिल यानी नोडुलोज जड़ें, ग्रंथिल जड़ें। तो इसमें क्या होता है, ग्रंथिल जड़ों में इसके जो सिरे होते हैं, ग्रंथिल जड़ों में बिल्कुल जो सिरे होते हैं वो मोती की तरह फूल जाते हैं। सिरे बिल्कुल किनारे, जैसे ये मान लो कोई जड़ है, इसका जो किनारा होगा वो इस तरह से मोती की तरह फूल जाएगा, तो वो होती है नोड्यूल पाए जाते हैं। इनकी जड़ों में नोड्यूल, फूले हुए सिरे पाए जाते हैं, नोडुलोज, ग्रंथिल जड़ें। तो इन जड़ों के जो किनारे होते हैं वो मोती के रूप में फूल जाते हैं, जैसे अदरक। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहां
शकरकंद के साथ ऑप्शन में आ सकता है। अदरक जो है अपस्थानिक जड़ है, आपको ध्यान रखना है। अपस्थानिक में ग्रंथिल का एग्जाम्पल है अदरक। अदरक। उसके बाद आता है मणि रूपी। मणि रूपी यानी मणि रूपी, मणि हम जो माला होती है, माला में जो मनके लगे होते हैं वैसी होगी ये मणि रूपी। इसमें क्या होगा, जैसे जड़ चल रही है, थोड़ी दूर बाद इसका सिरा फूल जाएगा, फिर थोड़ी दूर चलेगा, फिर थोड़ी दूर फूल जाएगा, फिर थोड़ी दूर चलेगा, फिर थोड़ी दूर फूल जाएगा, फिर थोड़ी दूर चलेगा, फिर थोड़ी दूर फूल जाएगा। तो इस तरह माला के रूप में ये दिखाई देती है, माला के समान आकृति बना लेती है। जैसे घास की जड़ें मणि रूपी होती हैं, घास की जड़ें जो होती हैं वो मणि रूपी होती हैं, मणि रूपी। तो उसके बाद आती है पांचवी वलयित, वलय के रूप में। वलयित यानी वलय के रूप में। तो इसमें क्या होगा, जड़ों में, इन जड़ों में क्या होगा कि जैसे मान लो ये जड़ है, ऐसे लगता है कि वलय के ऊपर वलय रखी हुई है, जड़ है देखो वलय के ऊपर वलय रखी हुई है यूं। तो इस तरह की वलयित जड़ होती है, वलय के ऊपर वलय रखी हुई, कि तश्त्री जैसी संरचना एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हो, और ऐसी जड़ जो होती है उसे हम वलयित जड़ बोलते हैं। ये वलयित जड़ बनती है। इपेकक में वलयित जड़ होती है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन जो आपके पास इंपॉर्टेंट है एक तो अदरक और एक शकरकंद, ये दोनों एग्जाम्पल याद रखना। डहेलिया भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आपके 12th लेवल तक का पूछना है रीट के अंदर। लेकिन जो अदर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इतना ही ध्यान रखें कि निम्न में से कौन सी जड़ अपस्थानिक जड़ है। शकरकंद अपस्थानिक है, अदरक अपस्थानिक है। गाजर, मूली, शलगम जो है वो मुसला मूल के उदाहरण है। तो ये क्वेश्चन बनता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद आती है स्वांगी, स्वांगीकारी जड़ें। यहाँ स्वांगीकारी सेकंड टाइप, ये खाद्य रूप में, खाद्य पदार्थों के रूप में है। उसके बाद आती है स्वांगीकारी। स्वांगीकारी यानी प्रकाश संश्लेषण करने वाली जड़ें। स्वांगीकारी यानी प्रकाश संश्लेषण करने वाली जड़ें, यानी ऐसी जड़ें जिनमें पर्णहरित पाया जाता है। ये मैंने आपको पहले लक्षण में बताया था कि जड़ों में पर्णहरित नहीं होता, लेकिन मैंने कहा था कुछ जड़ों में होता भी है, वो आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो वो यही जड़ें हैं, स्वांगीकारी जड़ें, प्रकाश संश्लेषण करती हैं ये, इनमें पर्णहरित पाया जाता है, हरे रंग की होती हैं ये, हरे रंग की जड़ें होती हैं। जैसे उदाहरण सिंघाड़ा की जड़ें, गिलोय की जड़ें, गिलोय जो है, गिलोय की जड़ भी हरे रंग की होती है। गिलोय की जड़ बिल्कुल, जब गिलोय ऊपर चढ़ता है पेड़ के ऊपर, तो वहाँ वायवीय जड़ें निकलती हैं गिलोय के अंदर जो हरे रंग की होती है, उनमें परिणित पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण की वो क्षमता रखती हैं। ऐसी जड़ों को हम स्वांगीकारी जड़ें कहते हैं। तो सिंघाड़ा और गिलोय की जड़ें स्वांगीकारी जड़ें हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी जड़ें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता रखती हैं? तो स्वांगीकारी जड़ें जो होती हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्षमता रखती है। एसिमिलेटरी रूट जो होती हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्षमता रखती हैं। उसके बाद एक और डिस्कस कर लेते हैं अपने श्वसन के लिए। इसमें क्या होगा, देखो जो दलदली पौधे होते हैं, दलदली भूमि में लगते हैं, मैंग्रोव वनस्पति जिन्हें बोलते हैं हम, मैंग्रोव वनस्पति, यहां से भी क्वेश्चन निकलता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी आपको बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन है, आप नोट कीजिएगा साथ साथ कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दलदली जो भूमि में मैंग्रोव वनस्पति लगती है उसमें क्या होता है, उसमें जो मृदा होती है वो जलाक्रांत मृदा होती है, और वहाँ वायु भी कम होती है और जल भी कम होता है। वायु भी कम है और जल भी कम होता है दलदली भूमि के अंदर। तो वो जो जड़ें होती हैं उसमें वो जलाक्रांत मृदा होती है, उनको जल जो होता है वो पूरी तरह मिल नहीं पाता, जल जो होता है वो पूरी तरह मिल नहीं पाता। वो जड़ें फिर क्या करती हैं, वो ज़मीन में जाती हैं जड़ें। जैसे ये मान लो कोई दलदली भूमि है, ये दलदली भूमि है, तो इस पादप की जड़ें ज़मीन में जाएंगी, लेकिन वापस घूमकर बाहर आ जाएंगी यूं, और यहां से ये वायु का आदान प्रदान करेंगी, वायु का आदान प्रदान करेंगी।
वायु का आदान प्रदान करेगी, यहीं से वो नमी सोखेंगी, वातावरण से नमी भी सोखेंगी, वायु का आदान प्रदान भी करेंगी। ये विशेष संरचनाएं जो जमीन से बाहर आ जाती हैं श्वसन के लिए जो जमीन से बाहर आ जाती हैं, इन संरचनाओं को हम लोग न्यूमेटोफोर कहते हैं। न्यूमेटोफोर, इसकी सतह पर छोटे छोटे रंध्र होते हैं जो श्वसन में योगदान देते हैं, श्वसन में भूमिका निभाते हैं। ये जो संरचनाएं हैं, जड़ों जैसी संरचनाएं जो बाहर आती है, न्यूमेटोफोर बोला जाता है इनको, न्यूमेटोफोर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंग्रोव वनस्पति जैसे राइजोफोरा में ऐसी जड़ें पाई जाती हैं। मैंग्रोव वनस्पति में जड़ जो होती है वापिस ऊपर की ओर आ जाती है, जिसमें छिद्र होते हैं, रंध्र होते हैं जो श्वसन हेतु वायु का आदान प्रदान करते हैं और नमी का अवशोषण भी करते हैं। न्यूमेटोफोर संरचनाएं बोलते हैं, ऐसी जड़ों को न्यूमेटोफोर बोलते हैं। और इसकी विशेषता है कि ये ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होते हैं। ये बिल्कुल अपोजिट आ गया अब, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती। हमने जो लक्षण पढ़ा था जड़ का, वो पढ़ा था कि जड़ जो होती है धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है, नीचे की ओर वृद्धि करती है, लेकिन ये ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं, वापस जमीन के बाहर आ जाते हैं। तो ये ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती है। धनात्मक प्रकाशानुवर्ती है, प्रकाश की दिशा में गति करता है, धनात्मक प्रकाशानुवर्ती है। न्यूमेटोफोर इन संरचनाओं को बोला जाता है, न्यूमेटोफोर। और मैंग्रोव वनस्पति जैसे कि राइजोफोरा में ये जड़ें पाई जाती हैं। राइजोफोरा पादप के अंदर ऐसी जड़ें होती हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि मैंग्रोव वनस्पति में श्वसन के लिए जो विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं वो कहलाती हैं, वो न्यूमेटोफोर कहलाती हैं, जो कि अपस्थानिक जड़ का उदाहरण है। न्यूमेटोफोर अपस्थानिक जड़ का उदाहरण है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। अब हम डिस्कस करेंगे कल के टॉपिक में आर्द्रताग्राही जड़ें, परपोषी से पोषण और यानी चूषक जड़ें और मजबूती प्रदान करने वाली जड़ें। इसके अलावा पार्श्व मूल की उत्पत्ति, और कल मूल टॉपिक जो है, जड़ टॉपिक जो है, उसे हम समाप्त कर देंगे। स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए आने वाले हैं, तो देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।